नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करने की अपन चर्चा करने वाले हैं आज आपका आरपीएफ का जो पेपर रहेगा और वो रहेगा आज का 19/12/2019 की पहली शिफ्ट के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम देखेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जिससे पहले भी मैंने आपको 12 तारीख का पेपर भी करवा रखा है और 6 तारीख का पेपर भी करवा रखा है, तो ये भी आप जरूर देख लेना। इसमें सभी जितने भी क्वेश्चन है जीके के क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। अपन थोड़ा जल्दी करेंगे, इसके बारे में अपन देखें तो पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में तो अपन चर्चा करने वाले ही हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे अपन ताकि आपको पुराने पेपर पता चल जाए। ठीक है ना, 2019 के क्या क्या क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर गैलियम के बारे में अपन बात करें, Ga गैलियम है और ये गैलियम परमाणु तत्व है सर 13वें समूह के अंदर आता है। कौन से समूह के अंदर आता है? 13वां समूह आता है। और 13वें समूह के अंदर अपन बात करें तो आप बोलिए सर ये आपके कौन से परमाणु क्रमांक आता है? परमाणु क्रमांक के बारे में अपन बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 31 परमाणु क्रमांक होता है। कितना होता है? 31 परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, चलिए तो ये देखो, एक तो याद रखना भाई, आपके थोड़ी सी आवर्त सारणी है ना वो थोड़ी सी ढंग से याद करना। अब कैसे याद रखें सर, हम कैसे याद रखें? तो आप देखना, कभी भी आप आवर्त सारणी देखो ना तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको ताकि आपको पता रहे जिंदगी भर के आपने आपको आवर्त सारणी किस तरीके से याद करनी है। आपको पता होगा आवर्त सारणी इस तरीके से बनी हुई है, देखना आप आज जाके देखना अपनी आवर्त सारणी है वो इस तरीके से बनी हुई है। आवर्त सारणी ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन तत्व है और यहाँ पे हीलियम तत्व है। यहाँ पे कौन सा तत्व है? हीलियम तत्व है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन तत्व हो जाएगा और ये हीलियम तत्व हो जाएगा। इस तरीके से आवर्त सारणी बनी हुई है, तो ये एक बार आप जरूर देखना, ठीक है ना। यहाँ पे हीलियम है, उसके बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, फिर सर लिथियम है यहाँ पर, लिथियम यहाँ पे है, बेरिलियम यहाँ पे है, ठीक है ना, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से चलता है। तो देखना यहाँ पे आपको एक ट्रिक बनेगी, वो थोड़ा सा देखना। देखो, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ऐसे ट्रिक बनेगी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। ऑक्सीजन का आ जाएगा ओल स्टाइल से टिपो, ओल स्टाइल से टिपो, है ना। इस तरीके से आपको एक ट्रिक मिलेगी। तो वो ट्रिक वगैरह वो थोड़ी सी आप ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जाओगे ना तो आपको एक ट्रिक तरीके की मिलेगी, तो वो जरूर देख लेना। वहां से आपको पता चल जाता है कि आवर्त सारणी को आपको किस तरीके से याद करना है। और फिर यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो इसमें 8 18 8 18 32 इस तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें जैसे ये 2 नंबर पे 3 नंबर पे है तो 3 में यहाँ पे 18 दोगे तो सर इसमें 18 और जोड़ देना, फिर 18 और जोड़ देना, फिर 32 जोड़ देना। इस तरीके से सर यहाँ पे जोड़ देंगे ना तो ये आपके आवर्त सारणी पूरी की पूरी आपको 108 तत्व याद भी हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिक से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में आप सभी बताओगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है। चलिए वित्त आयोग के बारे में अपन बात करें, सर वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त आयोग के बारे में अपन बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, ठीक है ना। ये अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो बता दीजिए सर 12वें के कौन है? उस टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी वित्त आयोगों के बारे में पूछा गया था। 5वां कौन है, पहला कौन है, ठीक है, 12वां कौन है, 13वां कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सी रंगराजन थे। कौन थे? सी रंगराजन। बिल्कुल हमारे साथ में शिव गंगा हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका। चलिए तो शिव गंगा बिल्कुल आंसर आपका ये रहेगा, वो रहेगा सी रंगराजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? अब ये तो कई बार अपन फिजिक्स में पढ़ते भी है, अनिश्चितता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है सर। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग है क्या इसमें? बिल्कुल ये रहा, देखो हाइजेनबर्ग का। कभी भी नहीं याद रहे ना तो ऐसे याद रखा करो, पूरा नाम बोला करो इसका, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये किसका सिद्धांत हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये सिद्धांत है फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। न्यूटन के 3 सिद्धांत सभी को पता भी होगा, न्यूटन के 3 गति, जड़त्व का नियम था, ठीक है ना, जड़त्व का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। अच्छे से याद करना, इसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल पूछा है, इनमें से कौन सा नहीं है? सर एलिफेंटा की गुफा, रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी है, ये भी बिल्कुल है। और हुमायूं का मकबरा भी, चार मीनार नहीं है सर, इसमें से अपन बात करते हैं तो चार मीनार है वो नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये ध्यान रख लेना, इसमें अपन चर्चा करते हैं सर एलिफेंटा की गुफा है, रानी की बावड़ी है और हुमायूं का मकबरा भी है, ठीक है। जबकि चार मीनार है ये आपके इसके अंदर आपके यूनेस्को के अंदर शामिल नहीं होगी, ठीक है। चलिए
बिल्कुल सही है, 3 में ए आंसर। तो इसमें अपन आप बात करते हैं तो आंसर नंबर अपना चौथा होगा। नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला है एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? एडम गिलक्रिस्ट है, इसका उपनाम पूछा है, इसका उपनाम क्या हो जाएगा? सर चर्ची के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? एडम गिलक्रिस्ट है, ये किसके नाम से जाने जाते थे? ये आपके जाने जाते हैं चर्ची के नाम से। ठीक है, चलिए तो देखो जितने भी क्वेश्चन है वो मैं एक बार आपको जितने भी है थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा, ताकि एक बार पुराने क्वेश्चन कर लो, फिर मॉडल पेपर के रूप में लेकर आऊंगा। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मॉडल पेपर के रूप में लेकर आने वाला हूं, शानदार वाले क्वेश्चन रहेंगे। जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे एग्जाम में, चाहे आपके आरआरबी के अंदर, आरआरबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, एसएससी के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन मैं जीके के करवा दूंगा आपको। ठीक है, इसी चैनल पर मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, बोर्ड पर मिलो चाहे उसको बाद में टेबलेट पर पढ़ाऊं, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करवा के रहेंगे। ठीक है ना, चलिए एडम गिलक्रिस्ट है, वो चर्ची के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेवल के भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भाई ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन सभी आने चाहिए। हाँ, इतना है कि 50 क्वेश्चन में से आराम से आप 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर कहीं पे दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, चलिए, और अच्छी भर्ती है, शानदार है, अच्छे ढंग से तैयारी करोगे, जीके के अंदर कहीं पे भी कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। पूरा विस्तार के साथ में अपन चर्चा करते हैं, हमेशा के साथ, हमेशा रोज बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी 2-3 दिन से क्लासें नहीं लग रही, तो थोड़ा सा मैं शेड्यूल को देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपके कंटिन्यू क्लास हो जाएगी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। अब 8वीं अनुसूची सबको पता है सर, 8वीं अनुसूची के बारे में अपन बात करें, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? सर संघ और राज्य के बारे में बात करती है। अनुसूची कितनी है पहले तो ये बता दो। सर अनुसूची के बारे में मैं बात करता हूं, जब अपने संविधान लागू हो गया था तब तो थी 8। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान के बारे में मैं बात करता हूं तो सर वर्तमान में तो 12 है। वर्तमान में तो 12 है। सर इसी 8वीं के अंदर क्या है? तो आप बोले सर इसमें तो भाषाओं का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। सभी को पता है, तो आप बोले सर बिल्कुल। अच्छा, भाषा कितनी है अपने? तो आप बोले सर 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। ठीक है ना। अच्छा, बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताओ? तो आप बोले सर भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उस टाइम ये जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है, और दल बदल वाला हुआ था 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, आ जाइए 11वीं अनुसूची सर पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित हो जाएगी। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है, तो ये भी याद रख लेना, ये नगर पालिका से संबंधित हो जाएगी। पंचायतों वाली 73वां संविधान संशोधन 1993 है। ओके, 1992 भी आता है ऑप्शन में, तो कई बार वहां पे तो, लेकिन 1993 नहीं आएगा फिर उसके बाद में। ठीक है ना, चलिए, तो ये है आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों भी याद रख लेना, बाद में जोड़ी गई थी। भूमि सुधार है पहला संविधान संशोधन, दल बदल 52वां है, और पंचायतों के लिए 73वां है, और नगर पालिका के लिए 74वां है। तो इसमें से अपन देखें सर कौन सा भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है? मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार आपके भाग नंबर 3 में है, भाग नंबर 3 के अंदर है। ठीक है ना, चलिए, आधिकारिक भाषाओं से सर, आधिकारिक भाषाओं से बिल्कुल सही करें, आधिकारिक भाषाओं से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? आधिकारिक भाषाओं से 22 भाषा। मूल कर्तव्य सर, मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए थे। कहां से लिए थे? रूस से। कौन से भाग के अंदर है? भाग नंबर 4A के अंदर है, भाग नंबर 4A के अंदर है। ठीक है, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर कानूनों से सर, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर नहीं होगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? भाई दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए, आसान क्वेश्चन है सर। दोनों सदन, जैसे कि ये अपने संसद है, ये अपनी क्या है? संसद। संसद कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो आप बोले सर सरला से, हमें तो याद है, किससे याद है? सरला से याद है। स से संसद हो जाएगा 79, र से राज्यसभा 80, और र से लोकसभा, ल से लोकसभा। तो सर संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, और एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को छोड़ो, अपन लोकसभा और राज्यसभा के सदन के बारे में बात करेंगे। तो सर ये आपके आर्टिकल नंबर 80 के अंदर है। किसमें हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 80 के अंदर उल्लेख किया गया है, वो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 80। ठीक है, और ये आपका 81 है। सर क्या कोई यहाँ का सदस्य बन गया, यहाँ का सदस्य बन गया, तो वो यहाँ का भी सदस्य है? नहीं सर, दोनों का सदस्य कैसे हो सकता है? या तो वो इसका राज्यसभा का होगा, या फिर वो लोकसभा का होगा। ठीक है ना, दोनों का सदस्य कैसे हो सकता है? दोनों का सदस्य वो नहीं हो सकता, या तो इसका बना दीजिए या इसका बना दो। ठीक है ना, चलिए, ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है ना, चलिए, तो सभी को पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ओके, लोकसभा 81 के अंदर है, बिल्कुल। तो
ये बताइए कौन सा व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य सर नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। नहीं लिखा हुआ है, वैसे नहीं है ना, ये नहीं है, ठीक है ना, लिखने में थोड़ा सा हो गया था। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये तो आप सभी को पता भी होगा। आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 52 के अंदर लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 52 एक के अंदर ये लिखा हुआ है कि सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। चलिए ओके, कर्षिका हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रिया पांडे हमारे साथ में जुड़े हैं, रोयल पंडित जी हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। चलिए ओके, और बिल्कुल चलिए शाबाश, सब शिव गंगा भी जुड़े हैं हमारे साथ में। जितने भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर देना। अब ये तो सभी को पता भी होगा। यहाँ पर अपन बात करें सर आर्टिकल नंबर 52 के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल नंबर मैं 52 के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति, पी यानी प्रेसिडेंट लिखा हूं होगा, ठीक है। किसमें लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 52 में। इसी 52 के अंदर और अपन बात करें अंदर से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है सर 52 ए के अंदर वो लिखा हुआ है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट कर लेना, संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये भी किसमें निहित होती है? सर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल कौन सा है सर? आर्टिकल नंबर आ जाएगा अपना 53 हो जाएगा। कौन सा? 53। सर 54 के अंदर और 55 में क्या है? तो आप बोलिए सर 54 के अंदर तो है निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्वाचन मंडल है इसके अंदर और निर्वाचन की विधि 55 के अंदर है। 55 में क्या है सर? विधि है निर्वाचन की, ठीक है ना। चलिए ये याद रख लेना। और 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ है, इंपॉर्टेंट करना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और 72 के अंदर सर बेहतर काम करेगा यानी समाधान की शक्ति है, इसकी समाधान की शक्ति हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो अपन बात कर रहे थे सर भारत के राष्ट्रपति के बारे में, सर्वोच्च कमांडर है वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ये बिल्कुल सभी का आंसर भी सही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? अब नील विद्रोह तो सभी को पता भी होगा सर। नील विद्रोह कहां पे होता है? पहली बात तो यही बता दो। और कब होता है सर? बात करते हैं 1917 की। नील विद्रोह के बारे में अपन बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। 1917 सर 1917 में घटना है बिहार की। वहां पे पंचकठिया और तीन कठिया पद्धति थी। तीन कठिया पद्धति, कौन सी पद्धति थी? तीन कठिया पद्धति थी, ठीक है। तो आप बोल सकते तीन कठिया पद्धति थी, ये इनके बारे में अपन चर्चा करें सर। वहां पे क्या था? ये तीन कठिया पद्धति, ये खेत है, इसके तीसरे हिस्से पर यहाँ पे नील बोना अनिवार्य था। यहाँ पे नील बोना अनिवार्य, और जिस भूमि पे नील बो देते थे फिर ये बंजर हो जाती थी, जिस भूमि पे बंजर। तो ये फिर सर किसानों ने विरोध किया। किसानों ने विरोध किया तो राजकुमार शुक्ला ने, किसने सर? राजकुमार शुक्ला थे। और राजकुमार शुक्ला दौड़े दौड़े गए गांधी जी के पास में। कहां पर? गांधी जी के पास में। और गांधी जी को बोला कि आप एक बार आओ और यहाँ पे आंदोलन करो, एक बार आओ और आंदोलन करो ताकि हमें इस नील के कारण ये जो खेती बोनी पड़ रही है वो थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिले। गांधी जी आए और पहली बार इनका सफल सत्याग्रह हुआ था। वो कौन सा था? तो आप बोल सर पहली बार सफल हो गया था आंदोलन इनका, और वो था सर नील आंदोलन। कौन सा? नील विद्रोह था। इस नील विद्रोह में सत्याग्रह किया था गांधी जी ने और ये सफल हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि बताओ गांधी जी का सफल कौन सा हुआ था? तो आप बोलिए सर गांधी जी का सफल हुआ था वो नील सत्याग्रह था, वो सफल हो गया था। कहां पे होता है सर? बिहार के अंदर। कहां पे होता है? बिहार के अंदर होता है, ठीक है ना। चलिए ओके, बिल्कुल सही है। ओके, यहां पे अपन बात करें सर नील विद्रोह या नील जो आपका है वो बिहार के होगा। कौन सा होगा? बिहार होगा, ठीक है ना। चलिए पश्चिम बंगाल वाला नील विद्रोह था वो अलग है, ठीक है ना। बंगाल में सर आपके बिल्कुल बंगाल वाला है वो अलग है, आपका 1859 को हुआ था वो अलग है, ठीक है। अपन नील विद्रोह या इस नील विद्रोह यानी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। नील जो बात कर रहे हैं 1917 वाला, लेकिन जो आपके नील विद्रोह के बारे में और इससे यदि आपको और डिटेल में पूछता है ना नील विद्रोह जो पश्चिम बंगाल में हुआ था उस तरीके से क्वेश्चन आता तो अपन बिल्कुल करते पश्चिम बंगाल, ठीक है। 1859 को होता है, ये भी बिल्कुल हम बात करें पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। चलिए ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी के बारे में आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए सर। सूर्य और मंगल, ये भाई पिछली बार बहुत बार क्वेश्चन आया भी था कि सूर्य और मंगल के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सूर्य कहां पर है, मंगल कहां पर है। तो ये आपका सूर्य ग्रह है, सूर्य तारा है, सूर्य क्या है? तारा है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये है आपका सूर्य। सूर्य के जस्ट पास में कौन है? तो सूर्य के जस्ट पास में बुध है।
बुध के बाद में कौन है, तो आप बोलिए सर बुध के बाद में आ जाएगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद में कौन है सर, पृथ्वी आ जाएगी। कौन आ जाएगी, पृथ्वी। उसके बाद में सर मंगल ग्रह है। उसके बाद में कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। तो इस सूर्य से यहाँ की दूरी पूछी है सर, यहाँ की दूरी है 227, कितनी हो जाएगी, सूर्य और मंगल की दूरी हो जाएगी 227.9 मिलियन है, ठीक है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 227.9 मिलियन, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ से, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो इस्तीफा किसको देंगे, ये आपसे पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में, सबको पता है। और राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आर्टिकल नंबर 60 के अंदर अपन चर्चा करें तो आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस्तीफा देना है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति किसको देंगे, तो बताइए इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं। सर संबोधित किसको करेंगे, पहले तो ये बताइए, है ना, पहले तो ये बताओ कि संबोधित किसको किया जाएगा। तो आप बोले सर उपराष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सबको सही भी पता है, ये तो आंसर बिल्कुल आसान था। उपराष्ट्रपति को, किसको, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देता है सर, राष्ट्रपति को, दोनों आपस में देते हैं ना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे देगा, ठीक है ना। चलिए, तो आ जाइए, आसान क्वेश्चन था ये तो, उपराष्ट्रपति सबका आंसर सही है। इथोपिया की राजधानी क्या है, राजधानियां एक दिन में क्लास लेकर आऊंगा जिसमें सभी राजधानियां और उसकी मुद्रा, और उसकी क्या मुद्रा, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करवा दूंगा, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन राजधानियां और उसकी मुद्रा, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जरूर करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, राजधानियां और मुद्रा सारी करवा दूंगा। इथोपिया की राजधानी कौन सी है ये आपको बताना है, थोड़ा जल्दी भी है मुझे, ठीक है, क्योंकि अभी देखो शेड्यूल वगैरह पूरा जचा नहीं है, जिस टाइम थोड़ा सा होता है उसी टाइम क्लास लेनी पड़ रही है मुझे, ठीक है ना। चलिए, अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा क्लासों का बंद कर दिया था तो उसके बाद में थोड़ा सा चल रहा है ना थोड़ा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा, ये बोर्ड या तो बोर्ड पे रहेगा या फिर मैं आपको टेबलेट पे, जो भी है टेबलेट वाला ज्यादा बेस्ट रहता है, टेबलेट में अच्छे समझ में आता है, ठीक है ना। चलिए, ओके, इथोपिया की राजधानी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आप बोलिए सर इथोपिया की राजधानी कौन सी है, ये बताइए जल्दी से। बिल्कुल अदीस अबाबा, शाबाश, सभी का बिल्कुल सही है, पंडित जी का बिल्कुल सही है, अदीस अबाबा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा, ये मुझे कमेंट करके बताओ, म्यांमार की राजधानी कौन सी है। आपके पड़ोसी देशों में सबका पता है, लेकिन म्यांमार का पता होना चाहिए ना, म्यांमार वाला भाई पता होने चाहिए, म्यांमार की राजधानी क्या है, ठीक है। देखते हैं कौन देता है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। टेम्स नदी किस में बहती है, टेम्स नदी किस में बहती है, टेम्स नदी, ये नदियों वाला भी मैं अलग से देखो एक चैप्टर लेकर आने वाला हूं। तो मैं कोशिश करूंगा, देखो इन जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये आपके, जैसे कि नदियां और नदियों के किनारे शहर, नदियां और उसके किनारे शहर के बारे में अपन बात करें, तो ये भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि सर इस नदी के किनारे ये वाला शहर है, और यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, ठीक है ना। चलो, अब मैं बात करता हूँ सर टेम्स नदी के बारे में। टेम्स नदी है वो कौन सी सर, टेम्स नदी बताओ कौन सी है, टेम्स नदी किस किस में बहती है, किस में बहती है, मतलब किस में बहती है, इंग्लैंड में बहती है, कहां पे बहती है, इंग्लैंड में, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं, अनु हमारे साथ में जुड़े हैं, ओके। पंडित जी बोल रहे हैं मुंबई, बिल्कुल मुंबई नहीं होगी भाई, मुंबई नहीं होगी, ठीक है, मुंबई कहां से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, डी आंसर बिल्कुल सही है। टेम्स नदी के बारे में देखने वाले हैं, तो आप बोल सकते टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है, ठीक है। चलिए, ओके, आप मुझे बताओ रोम किस नदी के किनारे, रोम के बारे में अपन पूछ रहे हैं, रोम बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ फटाफट। आ जाइए अगला क्वेश्चन, रोम के बारे में बात करें, रोम कौन सी नदी के किनारे है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, फिक्स फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, ठीक है ना। अभी आपके 10-15 दिन तो है, मैं एग्जाम आपका चिंता मत कीजिए, एग्जाम आपका अभी तो 3 महीने कम से कम देंगे आपको, है ना। और मैं 3 महीने में जीके इतनी शानदार कर दूंगा कि आप खुद कहोगे कि सर जीके लगभग यहाँ से ही मिली है, ठीक है ना। उसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप चिंता मत करो बस। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है सर, टेबल टेनिस से इनमें से कौन सा नहीं है भाई। मैग्नस कार्लस, टिमो बॉल है, लुजियो ओजिया और जन मिजुतानी, तो इनमें से कौन सा टेबल टेनिस से नहीं है। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो आपके मतलब मेन जो है कि भाई मैग्नस कार्लस के बारे में अपन बात करें, सर यही नहीं है, मैग्नस कार्लस से नहीं है ना, ठीक है। चलिए, शतरंज से संबंधित है शायद, मैग्नस कार्लस है वो, ठीक है, मैग्नस कार्लस नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के बारे में आपसे पूछा है, बिल्कुल सही है, रोम टाइगर नदी, टाइबर है ना, टाइगर नहीं है, टाइबर नदी, ठीक है ना। चलिए, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइबर नदी थी, ठीक है ना, टाइगर नहीं है, टाइबर नदी, ठीक है, टाइबर नदी के किनारे। तो मैं एक दिन वीडियो लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, मुझे जैसे जैसे समय मिल जाए, आज संडे था तो थोड़ा सा मुझे एक दिन की मैं पूरी छुट्टी करूंगा, तो एक दिन कहीं पे, क्योंकि अभी देखो भाई दूसरी जगह पे थोड़ा देखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए।
चलिए अपन बात कर रहे थे सर ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के बारे में, तो ये किसकी है? ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन आया हुआ भी है और इंपॉर्टेंट भी रहता है। सर किसकी है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? चलो जल्दी से बता दो, सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। बताइए जल्दी से बताओ इसका आंसर बताइए सर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है? थोड़े बहुत आप भी आंसर दिया करो क्योंकि ये मैंने काफी बार आपको बता भी दिया है, ठीक है ना? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसकी है? सभी को पता होना चाहिए तो। बिल्कुल ठीक है, चलिए ओके। सौरव गांगुली की है, सचिन की नहीं है भाई, सचिन तेंदुलकर की नहीं है ना, सचिन की नहीं है। काफी बार मैंने बताया, तभी तो मैंने कहा था कि कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। सचिन आपके सौरव गांगुली की है, किसकी है? सौरव गांगुली की है, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, सौरव गांगुली की हो जाएगी, ठीक है? सचिन की नहीं है भाई आपके। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली की है, ठीक है? चलिए ओके, डी आंसर अनु का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पश्च पीयूष ग्रंथि। सर पश्च पीयूष ग्रंथि का क्या स्त्रावित करती है? भाई पश्च पीयूष ग्रंथि है वो स्त्रावित करती है, वो पूछा है। सर पीयूष ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो आप बोलो सर मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और पश्च पीयूष ग्रंथि है वो क्या स्त्रावित करती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता दीजिए भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्च पीयूष ग्रंथि है वो क्या स्त्रावित करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आता भी है और इंपॉर्टेंट भी कर लेना, ठीक है ना? चलिए तो जल्दी से बता दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? अनु बिल्कुल ए आंसर। प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोन कहां से हो जाएगा भाई? प्रोजेस्टोन ये तो आपके, हम बात करें जनन, लैंगिक जनन जो हम बात करें हार्मोन है, ये तो कौन से हैं? लैंगिक जनन हार्मोन हो जाएंगे, ठीक है? तो पश्च नहीं होता है ये, आपके पश्च नहीं होता है सर। पश्च तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा सर? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में अपन बात करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहां से? पीयूष ग्रंथि के पश्च पीयूष ग्रंथि से ये स्त्रावित होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। शब्द बेक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? बेक रो अटैक, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए बेक रो अटैक है सर, बेक यानी बेक से बिल्कुल हम बात करें अटैक करना, बेक से अटैक करना सर। ऐसा खेल वॉलीबॉल में होता है। किस में होता है? वॉलीबॉल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया में नियंत्रित करती है। सर ये पत्तियां हैं अपनी, ठीक है? ये अपने पेड़ की पत्तियां हैं, ठीक है? अब इनमें क्या पाया जाता है? तो आप बोलो सर इनके अंदर छोटे छोटे रंध्र मिलते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे क्या मिलते हैं? रंध्र मिलते हैं। रंध्र मिलते हैं तो सर इनको क्या कहा जाता है? सर रंध्र को स्टोमेटा कहा जाता है। रंध्र को क्या कहा जाता है? तो आप बोलो सर रंध्र को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। आसान है, ये तो सभी को पता होगा। तो आप बोलो सर बिल्कुल पता है, इसके अंदर स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यही तो रंध्र है, यहीं से आपके क्या होता है सर? पानी वाष्प वाष्प के रूप में उड़ जाता है। हरित लवक भी इन्हीं में पाया जाता है, जिससे हरित लवक के बारे में बात करें सर, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और परतों क्या बनता है सर? भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन। और ये छोटे छोटे जो रंध्र पाए जाते हैं इनको स्टोमेटा कहा जाता है, रंध्र स्टोमेटा, ठीक है ना? याद रख लोगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में खोड़ जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? आपने वो एक मूवी देखी होगी अभी, RRR, है ना? आर आर मूवी में देखा होगा, वहां पे खोंडा जनजाति थी, ठीक नहीं थी? बताओ, सभी ने देखी होगी सर, वो एक मूवी देखी होगी RRR, बिल्कुल RR देखी होगी। उसमें एक जनजाति थी सर, खोंडा जनजाति। वो दिल्ली में आती है, लेकिन आती कहां से है वो आप अंदाजा लगाओ, है ना? देखो कुछ भी नहीं है, बस आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा, कभी मूवी भी देखो ना तो उनमें एक जनजाति का नाम आया था, खोंडा जनजाति के, है ना? ठीक है, अब आप अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको। अब इतना आसान क्वेश्चन बन गया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर वो आए तो साउथ से थे, इसका मतलब पश्चिम बंगाल हटाओ, राजस्थान हटाओ, दिल्ली हटाओ, उड़ीसा बचा। समझ में आया? तो कई बार कुछ भी नहीं आता तो आपके, कई बार मूवी वगैरह देखते हो तो वहां से भी समझ में आ जाता है कि खोंड जनजाति कहां से आई थी। सर ये खोंड जनजाति RRR मूवी में भी आती है, और वो जनजाति के जो हीरो थे वो इसी जनजाति के थे, ठीक है ना? तो याद है आपको, ओडिशा से आए थे, साउथ से आए थे। तो आप बोलो सर बिल्कुल। आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है। कौन समाप्त करेगा भाई? लोकसभा के बारे में अपन बात करें तो लोकसभा बताओ क्या है? तो आप बोलो सर अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, ठीक है? लोकसभा का उल्लेख कहां पर है? 81 के अंदर है। लोकसभा का बताओ अध्यक्ष के बारे में अपन बात करें, अध्यक्ष, ठीक है? चलिए इसको छोड़ो। कार्यकाल कितना होता है सर? 5 वर्ष है। 5 वर्ष से पहले समाप्त भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री कह दे कि हमारे पास कार्य करने लायक है नहीं हम, तो भाई
फिर क्या हो जाएगा, लोकसभा को पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है। तो कौन समाप्त करेगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, बताओ। तो समाप्त किया जा सकता है सर, समाप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश हो गई, प्रधानमंत्री की तो क्या हो गई सर, सिफारिश हो गई। समाप्त कौन करेगा, तो आप बोलो सर सिफारिश हो गई कि भाई प्रधानमंत्री बोल देगा हमारे से काम नहीं हो रहा अब लोकसभा के अंदर, तो किसके पास में सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति के पास में। किसके पास में बताओ, तो आप बोलो सर राष्ट्रपति के पास में सिफारिश होगी। और राष्ट्रपति के पास में सिफारिश होगी तो राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है तुम्हारे 5 साल नहीं चलेंगे, ठीक है अभी आपको इसको पद को क्या करना पड़ेगा, पूरी लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा का स्पीकर नहीं होता है, लोकसभा का स्पीकर के पास में इतना पावर नहीं होता है ना, तो लोग लेकिन पहले ही समाप्त लोकसभा का स्पीकर थोड़ी कर देगा। नहीं, लोकसभा में जैसे कि अभी आपकी सरकार बनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे अभी आपकी सरकार बन चुकी है, जैसे माना कि किसी की भी सरकार बन गई सर, बहुमत नहीं मिला, सरकार वाले इधर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री बना वो बोला कि अब हम सरकार चलाने लायक नहीं रहे हैं, आपस में सभी के सभी लड़ रहे हैं, तो वो सिफारिश प्रधानमंत्री क्या करेगा, सिफारिश करेगा किसके पास में जाके, तो राष्ट्रपति के पास में, कि आप एक काम करो, सदन को भंग कर दो, सदन को क्या कर दो, भंग कर दो, ठीक है। तो राष्ट्रपति सदन को क्या कर देगा, भंग कर देगा, और बोलेगा कि ठीक है आज से सदन भंग हो गया, नया चुनाव करवाओ, ठीक है ना। चलिए, तो ये समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति। आ जाइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। सर पूर्ण राज्य का दर्जा किसको प्राप्त हो चुका है, लक्षद्वीप सर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है, ठीक है ना। चलिए आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो बता दीजिए, आधुनिक जीवाणु विज्ञान सर, जीवाणुओं के बारे में आधुनिक जो अभी वर्तमान के अंदर हम बात करें, जो लगभग जो जीवाणुओं की खोज की थी वो किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, और जो भी जुड़े हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, देखो भाई बहुत कम सब्सक्राइब है, आप सभी सब्सक्राइब करोगे तभी एक परिवार बनता है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं भी आपको देखो क्लास में, पिछली क्लासों में एक में भी नहीं बोला था, लेकिन आप जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने घर में भी जो भी मोबाइल है उनसे भी कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए देखो, कोशिश करता हूँ भाई पूरा, हाँ कोशिश में करूंगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा समय ऐसा ही चल रहा है अभी, है ना, थोड़े दिन मान अभी थोड़े ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि क्लासों वगैरह का क्योंकि उधर से भी बंद कर दिए थे, तो मैं कोशिश करूंगा पूरी क्लासें लेने के लिए, ठीक है ना। चलिए, रॉबर्ट कोच था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और चिंता मत करो, अभी आपके 3 महीने पड़े हैं, कम से कम आरआरबी जो आपके आरपीएफ का एग्जाम है ना, कम आप मान के चलिए अगस्त सितंबर से पहले नहीं करवाएंगे, अगस्त या सितंबर से पहले आपसे करवाएंगे नहीं। और अगस्त सितंबर से पहले मुझे बस ये महीना दे दो, मैं थोड़ा सा एक जगह कहीं पे भी एक बार बैठ जाऊं, उसके बाद में मैं आपको या तो इस बोर्ड पे करवा दूंगा या पूरा टेबलेट पे करवाऊंगा। टेबलेट पे करवाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से पूरा डिटेल से, जब भी, क्योंकि टेबलेट रहेगा तो वो घर पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो पूरा स्टूडियो में आना पड़ता है, ठीक है ना, स्टूडियो में आके करना पड़ता है ये काम। तो वहां पे तुम्हें घर पे जब समय मिलेगा, शाम को जितना समय मिलेगा, सुबह जितना समय मिलेगा, वो आपको ही देने वाला हूँ, चिंता मत करो, ठीक है ना। चलिए, तो वो टेबलेट पे मैं कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि बार बार स्टूडियो आना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। चलो, रॉबर्ट कोच है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं जल्दी भी करना चाहता हूँ आज, थोड़ा मुझे समय इतना ही मिला है। औद्योगिक अमल आईयूपीएसी का, आईयूपीएसी नाम बताओ भाई, औद्योगिक अमल का आईयूपीएसी नाम पूछा है, औद्योगिक अमल का क्या पूछा है सर, आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम वगैरह थोड़े से पढ़ना अच्छे से सीख जाना है ना भाई, आईयूपीएसी नाम पूछा है आपसे औद्योगिक एसिड का। बताओ, आईयूपीएसी नाम वगैरह निकालने आते हैं क्या, कार्बन की कितनी श्रृंखला होगी, इस तरीके से। जल्दी से बताओ, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला तो पता है, C2H2O4 हो जाएगा, ठीक है ना, C2H2O4, ठीक है। मेनोइक एसिड नहीं होगा, C2H2, देखो C2H2O4, ये तो होता है ऑक्जेलिक एसिड का। सर कार्बन 2 है, इसका मतलब एथ आएगा, बस। अब देखो, अब बता दो, समझ में आया, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सर कार्बन एक आ जाए, कार्बन जहां पे एक दिख जाए उसको कहते हैं मेथ, उसको क्या कहते हैं, मेथ। कार्बन 2 दिख जाए उसको कहते हैं एथ। कार्बन 3 दिख जाए तो वहां पे कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप। कार्बन 4 दिख जाए उसको कहते हैं ब्यूट, उसको क्या कहते हैं, तो आप बोले सर उसको कहते हैं ब्यूट, हमेशा ब्यूट से शुरू होगा। कार्बन 5 दिख जाए तो उसको कहते हैं पेंट, उसको क्या कहते हैं, पेंट। कार्बन 6 दिख जाए उसको कहते हैं हेग्ज, उसको क्या कहते हैं, हेग्ज। तो ये 6 तक आप याद रख लो, बस आपको आराम
आराम से समझ में आ जाएगा। तो सर मेथ यानी कार्बन, इसके देखो ऑक्जेलिक एसिड सर C2H2O4 होता है। C2 यानी एथ, एथ से शुरू होगा और एथेनेडिक ओइक आपको अम्ल हो जाएगा। एथेनेडिक ओइक अम्ल है, ये आपका सही हो जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डी आंसर होगा, कौन सा होगा, डी। और ये वाला जरूर याद रखना, देखो आपको साइंस यदि आपकी थोड़ी कमजोर है तो मैं साइंस मेरी अच्छी है, जीके भी अच्छी है और साइंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं साइंस भी आपको जरूर करवाऊंगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। साइंस में तो आपको इतनी ट्रिकें बताऊंगा कि आप खुद ही कह दोगे कि सर साइंस में तो कहीं से भी आ जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाओ भाई अगला। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था, ये तो सभी को पता है सर। 1929 वाला अधिवेशन बताओ कौन सा है सर, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आप बोले सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है ना। तो ये सभी को पता भी होगा, ओके। और फिर अपन ने 26 जनवरी को, कितनी जनवरी सर, 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ये भी स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ये भी सभी को पता भी होगा। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व शब्द किस धर्म से, नाम से पता चल रहा है सर, बोधिसत्व बौद्ध धर्म से ही होगा। कौन से धर्म से, बौद्ध धर्म से होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, टोंगा की खाई, टोंगा की खाई किस महासागर के अंदर है भाई। टोंगा की खाई के बारे में पूछा है कि ये कौन से महासागर के अंदर है, इसके बारे में आपको पूछा है। सर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, वहीं पे टोंगा की खाई है। मेरियाना ट्रेंच कहां पर है, मेरियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर पे है। एक दिन वीडियो लेकर आऊंगा, महाद्वीप महासागर के पूरे जितने भी होंगे उतना पूरा फैक्ट बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके प्रशांत महासागर है। एक तो याद रखना सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो आप बोलो सर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के अंदर एक सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है, तो आप बोलो सर मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा हो जाएगा, मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा, ठीक है ना, मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला, एसिटिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है। एसिटिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना, आयनीकरण नियतांक, अब कौन निकालेगा भाई आयनीकरण नियतांक, तो ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने के भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जब आयनीकरण नियतांक, सर ये तो पता भी नहीं है आयनीकरण नियतांक किस तरीके से हम बात करें, तो ये आयनीकरण डायरेक्ट याद रखो भाई, याद होए तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ने के लिए देते हैं कि एग्जामिनर सोचता है कि आप 50 के 50 नहीं कर पाओ, 50 में से 40 या 42 ही क्वेश्चन करके आइए, है ना, और वो सही करके आओ, ठीक है। 8 क्वेश्चन छोड़ने वाले ही देता है हमेशा, और उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसका 2.47 इंटू 10 की घात -5 है, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट है काकरा पार, कौन सा है सर, काकरा पार नाभिकीय परमाणु संयंत्र कहां पर है। काकरा पार कहां पर है ये बता दो। रावत भाटा कहां पर है, रावत भाटा पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर राजस्थान के अंदर है। कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। राजस्थान में कौन सा है सर, रावत भाटा। काकरा पार कहां पर है ये भी आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको सभी का आंसर आना चाहिए। काकरा पार परमाणु संयंत्र कहां पे स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने बता भी दिया था सर। गुजरात में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबका आंसर सही आ रहा है, गुजरात में। अब एग्जाम में मुझे ये बताओ चुटका कहां पर है, चुटका परमाणु संयंत्र कहां पर है, नरोरा कहां पर है, एग्जाम में जल्दी से बता दीजिए, नरोरा, ठीक है ना। सभी का आंसर आना चाहिए, चुटका कहां पर है और नरोरा कहां पर है, सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। स्वेग ज्ञात करने का सूत्र, इसके बारे में आपसे पूछा है सर, स्वेग किससे ज्ञात किया जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, स्वेग ज्ञात करने के सूत्र इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है यहां से। तो आप बोलिए सर स्वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, बिल्कुल सही है, प्रिया पांडे का, बिल्कुल रॉयल पंडित जी का आंसर भी। चलिए काफी लोगों ने सही भी आंसर दे रहे हैं। यूपी के अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूपी वाले बिल्कुल सही है, ओके। नरोरा, डी आंसर वाले काफी लोग हैं, डी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए शाबाश। अब आ जाइए सर स्वेग ज्ञात करने का, स्वेग, स्वेग है वो द्रव्यमान बटा वेग होता है, क्या होता है सर, द्रव्यमान। इकाई समय में बताओ कितना वेग द्रव्यमान के हिसाब से, है ना, तो द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, अब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। भारत के साथ सीमा साझा, बचपन में एमबीए किया, कहां पर सर, बचपन में एमबीए किया, कैसे किया एमबीए, उसके बारे में अपन बात करें। बी से बांग्लादेश, बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। ची से चीन, सी से चीन हो जाएगा, पी से पाकिस्तान हो जाएगा, ने से नेपाल हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, तो आप बोल से नेपाल। ये सीमा का क्रम भी हो जाएगा, यहाँ सीमा सबसे ज्यादा लगती है और इधर सीमा सबसे कम लगती है, ठीक है ना। इधर चलते जाओगे तो एम से म्यांमार हो जाएगा, एम से म्यांमार, ठीक है। बचपन में एमबीए किया है ना, बचपन में एमबीए किया। बी से भूटान हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा सर, भूटान हो जाएगा, और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। बोलो समझ में आया, तो अपुल सर बिल्कुल आ गया, ये तो आसान था, बिल्कुल ठीक है। मालदीव की सीमा नहीं लगती है सर, मालदीव की जलीय सीमा लगती है, आप सभी को पता भी होगा। यहाँ पे अपन बात करें सर जलीय सीमा के बारे में, कौन कौन से देश अपने साथ में जलीय सीमा भी लगाते हैं, ये भी देख लो सर। जलीय सीमा जो लगाते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से कि जलीय सीमा कौन कौन लगाते हैं।
चलिए जलीय सीमा के बारे में देखें तो यहाँ पे सर पाकिस्तान है, यहाँ पे कौन है, पाकिस्तान है। इधर आ जाओ सर, यहाँ पे देखोगे तो ये है मालदीप, इधर मालदीप है, इधर मालदीप आ जाएगा। इधर आपका श्रीलंका है, इधर कौन है, श्रीलंका है, ठीक है। इधर इंडोनेशिया है, इधर इंडोनेशिया है। यहाँ पे थाईलैंड है, ठीक है। इधर बांग्लादेश है और यहाँ पे म्यांमार है। ये आपके देश क्या लगाते हैं सर, ये आपके लगाते हैं जलीय सीमा लगाते हैं। तो जलीय सीमा भी याद रख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और जो आपके स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आरटीजीएस का पूरा नाम बताना है भाई। आरटीजीएस का पूरा नाम आपके क्या हो जाएगा, आरटीजीएस का। सभी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को लाइक करके आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करोगे, ठीक है ना। चलिए ओके। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाना, जो भी इच्छा है, ठीक है ना। आप शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना है ना भाई, वीडियो को सब्सक्राइब करना। देखो भाई हम भी पूरी मेहनत करते हैं। आरटीजीएस का पूरा नाम पूछा है, जल्दी जल्दी बता दो, थोड़ा सा मुझे भी समय थोड़ा कम ही मिला है, ठीक है। चलिए रियल टाइम ग्रोथ सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, रियल टाइम ग्रोथ सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है, ये तो सभी को पता है सर। लोकसभा आ जाए, राज्यसभा आ जाए, विधानसभा आ जाए, किसके आ जाए, लोकसभा आ जाए, राज्यसभा आ जाए, विधानसभा आ जाए, विधान परिषद आ जाए, तो सबकी ज्यादा कहां पर है सर, उत्तर प्रदेश है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। चलिए तो उत्तर प्रदेश सभी का आंसर सही है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा कितनी है बताओ, तो 80 है ना लोकसभा की सीटें। आ जाइए अगला, पुस्तक द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ एशियंट इंडियन, एंशियंट इंडियन सिटीज, ठीक है, सिटीज। ये पुस्तक किसकी है, द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज है। ये पुस्तक किसकी है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो बताइए जल्दी से सर। ये अपन बात करें दिलीप कुमार चक्रवर्ती की पुस्तक है, ये पुस्तक के बारे में अपन बात करें, दिलीप कुमार चक्रवर्ती की पुस्तक है। थोड़ा सा जल्दी करना वाला हूं मैं यहाँ पे। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। अब लक्ष्मण मंदिर के बारे में पूछा है कि भाई खजुराहो के अंदर सर, खजुराहो के अंदर जो लक्ष्मण मंदिर है ना, वो किसने बनवाया था, ठीक है। चलिए बता दीजिए इसका। तो आप बोलिए सर चंदेल शासकों ने बनाया था, खजुराहो के मंदिर भी बनवाए थे वो चंदेल शासकों ने बनाए थे। तो ये भी बताओ किसने बनवाया था, तो आप बोलिए सर चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है ना। चलिए आसान क्वेश्चन है और काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलो इतना सबको समझ में आया। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहां पर, सर चंदेल शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। खेड़ा सत्याग्रह कहां पे हुआ था। खेड़ा तो सबको पता है सर, खेड़ा के बारे में अपन बात करें कहां पर होता है, ये बताइए। खेड़ा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सर गांधी जी ने किए थे 1918 के अंदर। कब किए थे, 1918 के अंदर किया था, ठीक है। और कहां पे होता है सर, गुजरात के अंदर होता है, ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ठीक है, मील मजदूर आंदोलन के बारे में बात करें तो सर ये हुआ था 1918 के अंदर। कब, 1918 में गांधी जी ने नेतृत्व किया था, गुजरात के अंदर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला। असम की राजधानी क्या है। असम की राजधानी किसको नहीं पता सर, झारखंड राजधानी रांची है, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई जल्दी से, असम की राजधानी बताइए, जल्दी से बता दो। ये तो बता दोगे ना, ऐसा तो नहीं कि सर यही नहीं बता पाएंगे। असम की राजधानी, शाबाश, सबका आंसर सही है, दिसपुर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला। युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था। सर ये आपके यूथ ओलंपिक पूछा है, कौन सा, यूथ ओलंपिक पूछा है ना, यूथ ओलंपिक पूछा है, युवा ओलंपिक है, ठीक है। ये आपके 2018 में कहां पे हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए। तो आप बोले सर ये हुआ था ब्यूनस आरियस में हुआ था। कहां पे हुआ था, ब्यूनस आरियस के अंदर हुआ था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, ये भी सबको पता होगा सर। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, ठीक है, सभी को पता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है सर, आर्टिकल 48 ए है। कौन सा, आर्टिकल 48 ए के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 48 के अंदर इसमें लिखा हुआ है 48 ए के अंदर सर, इसमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना है। वन और वन्य जीवों का क्या करना रहेगा, संरक्षण करना रहेगा। ये सीधा सीधा लिखा रहता है, वो किसमें सर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आर्टिकल नंबर 48 के अंदर 1972 का है, इंपोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलिए तो आपको सभी को याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है। भाई दुर्लभ मुद्रा नहीं है सर, इनमें से बाकी तो सब दुर्लभ है, बाकी एक दुर्लभ कौन सी नहीं है मुद्रा, जो आपके कम दिखती है ना, कम दिखती है, वो पूछ रहे हैं सर। यहाँ पे देखो तो अमेरिकी डॉलर बहुत कम लोगों के पास में मिलती है, अमेरिका वालों के पास में मिलेगी, ज्यादा लोगों के पास में मिलती तो भाई आप सभी अमीर हो जाते, ठीक है। यूरोपीय यूरो सर, ये भी कम ही लोगों के पास में मिलती है ना, ये भी कम ही लोगों के पास में मिलती है, ये सबके पास में मिल जाती तो सब अमीर हो जाते। तो आप बोल सर बिल्कुल। कनेडिया सर, कनाडा वाला, कनाडा वाले जो पंजाब वाले जाते हैं बढ़िया पैसे वाले हो जाते हैं सर, बिल्कुल
अनुकूल हो जाते हैं, तो कम ही लोगों के पास में। लेकिन कुवैत सर, ये तो अपन कुवैत और यहाँ पे तो सब जाते हैं, वहां पे जाते हैं सारे के सारे मुद्रा लेकर आ जाते हैं ना, तो ये तो लगभग लगभग लोग जो सामान्य वहां पे काम करने वाले सारे चले जाते हैं। कुवैती मुद्रा है सर, वो दुर्लभ नहीं है, वो सब जगह मिल जाती है लगभग लगभग, ठीक है ना। चलो आ जाइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, केलो केलो टाइप सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फोटोग्राफिक क्लब है, केलो टाइप सोसाइटी है सर, और इसकी स्थापना के बारे में पूछा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा है। तो ये इसकी स्थापना होती है आपके केलो टाइप सोसाइटी की, ये हुई थी 1847 ईस्वी को। कब होती है? 1847 ईस्वी को होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आ जाइए अगला, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? अब ये तो सबको पता है सर, संसद के अंदर पूछा है, संसद के कितने अंग है सर? संसद के अंग तो 3 है, लेकिन भागों के बारे में बात करूं तो एक तो राज्यसभा है और एक लोकसभा है। एक क्या है? लोकसभा। ये आपके उच्च सदन है, इसको क्या कहते हैं सर? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ओके। और ये निम्न सदन हो जाएगा। ये कैसा सदन है? निम्न है, ठीक है। ये आपका स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। ये कैसा है? अस्थायी सदन है। ये बुद्धिजीवियों का सदन है सर, बुद्धिजीवी बैठते हैं यहाँ पर। ये आपके सामान्य जो लोकजन या लोक सेवक बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है। लोक सेवक तो ये भी होते हैं, ठीक है। ये बुद्धिजीवी होते हैं, ये क्या है? बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर सर ये 80 है, ये आर्टिकल नंबर 81 है, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 0 वर्ष है, लेकिन इनकी सदन का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का। मतलब इनका मतलब सदन का कार्यकाल तो 0 होता है, और जो सदस्यों का कार्यकाल, किसका? सदस्य का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। चलिए तो ये याद रख लेना। अब बताओ क्या पूछा है सर? शक्तिशाली कौन सा है? राज्यसभा शक्तिशाली शक्तिशाली पूछा है ना, शक्तिशाली पूछा है, स्थायी नहीं पूछा। तो आप बोलो सर बिल्कुल। अब आ जाओ सर, ये शक्तिशाली ज्यादा है, ये क्या है? शक्तिशाली ज्यादा है, ठीक है। और ये शक्तिशाली सर कम है, ये क्या है? कम है शक्तिशाली। अच्छा, कम का कारण क्या है? तो आप बोलो सर शक्तिशाली कैसे हुआ? भाई आपको धन विधेयक लेकर आना है। क्या लेकर आना है? धन विधेयक। कहां पर लेकर आओगे मुझे ये बताओ। तो आप बोलो सर धन विधेयक लेकर आना है, वो लोकसभा में लेकर आओगे, ठीक है। चलिए, मुझे वित्त विधेयक लेकर आना है, तो आप बोलो सर कहां पे लेकर आओगे? तो यहां से। इसके पास में जब भी जाता है तो बोले 14 दिन के अंदर पास करे तो करना, नहीं तो हम अपने आप ही पास मान लेंगे। तो शक्तिशाली ज्यादा कौन है सर? शक्तिशाली के बारे में बात करें तो शक्तिशाली जो ज्यादा हो जाएगा वो अपन बात कर लेते हैं। क्लास लो पूरा, हाँ भाई क्लास वगैरह पूरा लिया करो, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलिए सर ज्यादा शक्तिशाली कौन है? लोकसभा है। ज्यादा कौन है? लोकसभा हो जाएगा। बस कनेक्ट एक ही चीज पे आपको कनेक्ट करना है सर, इतना सब कुछ भूल जाते हैं। सीधा याद रखना, जब भी शक्तिशाली आ जाए इस धन विधेयक पर आके रुक जाना कि सर धन विधेयक जब लोकसभा में पास यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब शक्तिशाली ये है, इसीलिए हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये सभी का सही है। अब याद रखना आज के बाद में, ठीक है ना। हाँ, सबका गलत हो गया, कोई बात नहीं। आज के बाद में कभी भी ऐसा शक्तिशाली का क्वेश्चन आए ना, तो सीधा सिर्फ और सिर्फ विचार करना इस धन विधेयक पर, है ना, कि धन विधेयक वो लोकसभा में आता है न कि राज्यसभा में आता है सर। इसीलिए शक्तिशाली है कि इसके पास में 14 दिन होते हैं कि देना तो देना, पास करना तो कर देना, नहीं तो बाद में नहीं मत करना, है ना, अपने आप पास हो जाएगा। इसका मतलब ये शक्तिशाली है, वो ज्यादा कमजोर है थोड़ा सदन, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहां पर है? निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आप बोलो सर इसका मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। कहां पर हो जाएगा? मुंबई के अंदर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो सभी को पता है सर। कितनी जनवरी को? 28 जनवरी 1950 को। हरिलाल जे कानिया थे आपके प्रथम चीफ जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर बताओ। तो आप बोलो सर आर्टिकल तो बता देंगे 124 के अंदर है, ठीक है। चलिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताओ। तो आप बोलो सर स्थापना हुई थी 28 जनवरी को। 26 जनवरी मत कर देना, पहले बता रहा हूं 28 जनवरी 2 दिन बाद में करना है ना। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है सर? ये होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। पहले चीफ जस्टिस कौन बने? तो आप बोलो सर हरिलाल जे कानिया बने। हरिलाल जे कानिया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कर लेना। हरिलाल जे कानिया बने, वो क्या बने थे? पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना। ओके, दिल्ली के अंदर था ये आपका मुख्यालय। और इसके बारे में अपन बात करें 1950, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियां क्या कहलाती है? अब ये तो सबको पता है सर, नदियां ये द्रोणियां बनती है छोटी छोटी, इधर नदियां संगम आती है। अब ये द्रोणी बन गई सर, ये जो मैदान बन गया, क्या बन गया? मैदान। बताओ क्या कहता है सर? इस मैदान को कहते हैं बेसिन। क्या कहते हैं? गंगा बेसिन, है ना, यमुना बेसिन। पढ़ चुके हैं अपन ज्योग्राफी के अंदर उस चैनल पे, तो आप बोलो सर बिल्कुल। और यहाँ पे अपन बात करें तो बेसिन, बिल्कुल सभी का आंसर भी सही होगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ना। चलिए बिल्कुल कह रहे हैं जेनिस का, लव मीना का, रोयल पंडित जी का, ठीक है, अनु सर जी
क्लास डेली लिया करो। मैं थोड़ा सा समय मिल जाएगा उसके बाद में डेली के आप खुद ही कहोगे कि सर क्लास बहुत ज़्यादा लेते हो, है ना। ठीक है, क्योंकि अभी देखो कोशिश है क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो पे आना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, और अब एक क्लास के लिए थोड़ा सा स्टूडियो पे आना वो थोड़ा सा रह रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा देखो टेबलेट पे। मैंने को ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि अपन बोर्ड से ज़्यादा जो टेबलेट पे समझाते हैं ना, क्योंकि उसके पास में यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो मेरी फोटो आ जाएगी और पूरा का पूरा आपको स्क्रीन दिखेगी यहाँ पे, और इसी पे आपको पूरा का पूरा समझा भी दूंगा, है ना। तो वो भी होगा, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ टेबलेट पे जो होगी वो क्लास आगे रहेगी। लेकिन अपन अभी तो जो चर्चा कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल इस महीने तो आपके ये इसी बोर्ड पे कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा अभी कंटिन्यू नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कोशिश करूंगा देखो कंटिन्यू की, अभी थोड़ा सा समय भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे भी यहाँ पे आना पड़ रहा है। अभी सुबह सुबह दौड़ के आया था मैं भी, ठीक है, अभी वापस भी जाना है, थोड़ा कुछ काम चल रहा है इसलिए। ठीक है, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। भूतल और समुद्र रेखा के बीच की भूमि जो क्या कहलाती है, अब ये तो सबको पता है सर, ये अपनी भूमि है और इसके समुद्र है, अब इसके बीच की ये क्या कहलाती है सर, समुद्र तट कहलाता है। क्या कहलाता है, समुद्र तट कहलाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो आप कहोगे ये भी पेपर था क्या, तो ये पेपर उसमें था जो 50 में से 40-42 पूरे सही करके आने हैं, है ना, 40-42 पूरे सही करके आने हैं, वहां से आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ठीक है, क्लास पूरी करेंगे, चिंता मत करो, है ना। बच्चे आप लेके आ जाओगे तो क्लास हम भी पूरी, चिंता मत करो, आप टेंशन मत करो। जीके के अंदर तो चिंता करो ही मत। देखो मैंने तो आपको पहले ही कह दिया भाई, आप जीके इतने दिन से पढ़ रहे हो, आपको खुद को विश्वास हो गया होगा कि सर लगभग क्वेश्चन जो आपने पढ़ाए हैं, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ाया है, ज्योग्राफी पढ़ाया है, चाहे मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है, अभी तीन ही सब्जेक्ट ज्यादातर मैंने पढ़ाई है, और वो लगभग क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिले हैं, ठीक है ना। अब मैं स्टैटिक जीके पे थोड़ा सा फोकस करूंगा ताकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाए, ठीक है ना। चलिए, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल से हुआ है सर, ड्यूस शब्द का प्रयोग है वो किस खेल से हुआ है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं सर। ये हुआ है आपका टेनिस में। ड्यूस किस में होता है, टेनिस के अंदर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का देखो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, वो 2 बार बने थे भाई। कितनी बार सर, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, और ये दोनों बार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। 2 बार क्यों बने, एक बार जवाहरलाल नेहरू है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और दूसरी बार बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है। इनकी कहां पर हो जाती है सर, ताशकंद के अंदर मृत्यु हो जाती है भाई। ताशकंद में सर एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई, तो यह आपसे पूछ लिया जाए ना कि विदेश में मृत्यु किसकी हुई, तो विदेश में मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। कहां पर सर, ताशकंद गए हुए थे ताशकंद समझौते के लिए, और वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वहां पे मृत्यु हो जाती है तो बताओ इनके बाद में सर, इनकी मृत्यु के बाद में अब प्रधानमंत्री तो चाहिए भारत को, तो आप बोल सर बिल्कुल चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब भी प्रधानमंत्री तो चाहिए, एकदम से मृत्यु हो जाती है तो भाई प्रधानमंत्री तो अपन को चाहिए। तो सर हमारे वैसे संविधान में लिखा हुआ तो नहीं है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये आपसे पूछ लिया जाए ना, क्या संविधान के अंदर कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद है, तो आप बोलोगे नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। फिर भी अपने 2 बार क्या बने हुए कार्यवाहक, और दोनों बार एक ही व्यक्ति बना था, नाम था गुलजारी लाल नंदा। नाम क्या था, गुलजारी लाल नंदा थे। बी आंसर बिल्कुल सभी का सही है, ठीक है ना। चलिए, रूस में नहीं हुई, ताशकंद में हुई, है ना। ताशकंद आपके हम बात करें, ताशकंद के अंदर ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो सारे कोशिश करूंगा मैं, लगभग लगभग, आपको चिंता मत करो, है ना, कोशिश पूरी करूंगा, आप टेंशन मत लो। बस पूरा, बस आप अपना है जितना हो सके, अभी फिलहाल जितने दिन क्लासें यहाँ पे लग रही है ये देखिए, आप शेयर कीजिए, तब तक है थोड़ा 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 आप है अपना खुद का भी करो। और मैं जीके के अंदर तो टेंशन करने की जरूरी नहीं, जो मैंने बोल दिया ना वो करेंगे ही करेंगे, चिंता मत करो। योग सूत्र सर, योग करो, योग करो। पतंजलि अभी वर्तमान में चल ही रही है, क्या चल रही है, पतंजलि, उससे बस कनेक्ट कर लो, याद भी हो जाएगा। योग सूत्र के कौन प्रतिपादक है, तो आप बोलो सर पतंजलि है। नेक्स्ट आ जाओ, कोलंबिया मुद्रा का नाम क्या है, कोलंबिया मुद्रा का नाम क्या है, बताओ भाई इसमें से कोलंबिया का जो मुद्रा है उसका नाम क्या होगा सर। कोलंबिया पेसो है, कोलंबिया पेसो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा ऐसा ही पद्धति में गुणज 10 की घात -18, 10 की घात -18 पूछा है का उपसर्ग बताओ सर। 10 की घात -18 का उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो आप बोलो सर अट्टो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अट्टो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके देखो क्वेश्चन थे, थोड़ा सा मेरे को जल्दी था थोड़ा, इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चनों की थोड़ी व्याख्या कम बताई। आपके जीके के अंदर देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जीके चिंता मत करो, थोड़ा सा समय मिल जाए, एक बार यहाँ से एक बार हो जाए, और मेरा भी जो है एक बार हो जाए, उसके बाद में मैं जो भी है आपको टेबलेट पे पूरी क्लासे दे दूंगा आपको, ठीक है ना। सर जी सबको मिस किया है आपने, ठीक है, चलिए हमने भी खूब मिस किया है, चिंता मत करो, है ना। ठीक है, क्योंकि वो एक आदत पड़ी हुई थी, सुबह सुबह आना, क्लास लेना, ठीक है, पूरे दिन के अंदर क्लास लेना, तो एक वो बना हुआ है। चलो कोई बात नहीं, होता है, ऐसा चलता है, ठीक है, जिंदगी में उतार चढ़ाव
आने जरूरी होते हैं, ठीक है ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे ना, इसी से तो अपन सीखते हैं। आप सीखोगे, हम भी सीखेंगे, ठीक है ना। उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी के अंदर, और ऐसे आते रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अपन बात करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आज का जो है, वो पूरे 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। जीके के अंदर आरआरबी, आपके आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा, एसएससी के क्वेश्चन करवा दूंगा, और साथ में थ्योरी भी चलाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, और ये आपके जब तक हो सके तब तक बोर्ड पे, और उसके बाद में मैं टेबलेट पे करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी शेयर करोगे, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।